35 साल की उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी से हम जानते हैं कि क्या है चुनावी फ़िज़ा, किस तरह से 2019 और 2024 के चुनाव में क्या डिफ़रेंस है। मुंडा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप कई जगहों पे प्रचार कर रहे हैं, अभी आप गुजरात भी गए थे। देश में क्या माहौल आपको लग रहा है? क्या आप 2019 से 2024 के चुनाव को दोनों में अंतर क्या पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 24/7 है और एजेंडा नेशन बिल्डिंग है। और जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी कार्य योजना बनती है, वो भारतीय मूल्यों पर और भविष्य के भारत पर, वर्तमान को कैसे लेकर चला जाए, एक सोच जिसे आप ये कहिए कि वर्तमान में हम इस तरीके से आगे बढ़े जो जो भारत की जो संपूर्णता है वो बेहतर ढंग से दिखे भी, और साथ ही साथ भविष्य के लिए हम एक ऐसा रोड मैप को लेकर के चले ताकि एक व्यक्ति को, एक परिवार को, एक समाज को, एक राष्ट्र को कहाँ जाना है, वो लक्ष्य में किसी तरह का, दृष्टिकोण में किसी तरह का अस्पष्टता न रहे। कई बार ये जो कठिनाई देश के अंदर दिखी है बरसों बरसों से, वो मूल कारण यही है कि हम सत्ता में इन बातों को अनदेखी करते हुए चले गए कि देश का भविष्य को हम किस तरीके से ऐसे बनाएं जिससे वर्तमान में भी और भविष्य में भी भारत के जो जो कहा जाए एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, वो सही ढंग से उभर सके। तो इस दृष्टि से यदि आप 2019 और 2024 को देखें तो एक संगठित भारत कैसे बने और उसके मूल विषयों को कैसे एड्रेस किया जाए और उसमें वो सारी बातें आ जाए जो एक व्यक्ति, एक परिवार सोचता है और अपने परिवार के साथ वो देश के बारे में ऐसा सोचे कि हमारा जो भी कार्य हो रहा है वो राष्ट्र के प्रति किसी न किसी रूप में योगदान दे रहा है और उसे अपने आप में प्राइड फील हो, निरीह तरीके से नहीं बल्कि स्वाभिमान के साथ वो अपने आप को जोड़ सके। आप मुख्यमंत्री भी रहे, अब मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। दोनों में आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा कहाँ आया और आपको लगा कि आप ज़्यादा लोगों का भला, कल्याण करना और मोदी जी की कैबिनेट में काम करना कितना मुश्किल है, टफ़ है? ये बताइए। मैं सुनता हूँ कि लोग पीएमओ से 11 बजे फ़ोन आता है कि वहाँ पे उस काम के लिए आपको जाना है, तो कितना मुश्किल रहता है मोदी जी नहीं, के साथ? कोई मुश्किल नहीं रहता है। प्रधानमंत्री 24/7 ऐसे एयर एम्बुलेंस की तरह दुनिया के 24/7। घटनाक्रमों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, देशों के कठिनाइयों के बारे में, अपने देश के आंतरिक ऐसे विषयों पर जिससे देश के अंदर संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले हो, उसमें एक अलर्टनेस बहुत ज़बरदस्त रहता है और वो अलर्टनेस मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है।
अब आते हैं कि इस सरकार में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर होता है, उसके सामने पिछले 5 सालों में एक बड़ी जो चुनौती आई, वो किसानों की आई। तोमर जी बने तो फार्म लॉ आ गया और किसानों ने उस पे हंगामा शुरू कर दिया। आप जब बने तो किसानों का एक अलग आंदोलन शुरू हो गया। तो सरकार एमएसपी को देने को लेकर सरकार की दिक्कत क्या है? एमएसपी क्यों नहीं देते थे कि भई चलो किसानों का भला हो जाए उससे? तो एमएसपी तो दे ही रही है, हुँ, एमएसपी दे रही है और पहले के तुलना में ज़्यादा खरीद हो रही है और पहले के तुलना में उत्पादन भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य और भी बहुत सारे, जैसे जो अनाज है, अनाज के साथ साथ तिलहन है, दलहन है, या बागवानी के हॉर्टिकल्चर्स के बहुत सारे हैं। इन सारे चीज़ों में एक मार्केट अच्छा कैसे बने, क्योंकि देखिए हम एक ग्लोबल इकोनॉमी के पार्ट हैं। ग्लोबली हम चीज़ों को देखते हुए अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए उनको ऐसे आगे बढ़ाएं जिससे कि हमारे देश की उत्पादकता भी बढ़े, किसानों को लाभ ज़्यादा मिले, आंतरिक यानी अपने देश के अंदर हर व्यक्ति के पहुंच तक सारी चीज़ें उपलब्ध हो और दुनिया के बाज़ार में हमारे उत्पादकों का मांग बढ़े और हम आयात के बजाय निर्यातक राष्ट्र बने। तो इन सारे चीज़ों में एक फ्रेमवर्क कि कैसे हम मार्केट लिंकेज चैनलाइज कैसे करें और किसानों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे कि किसानों के आय में भी बढ़ोतरी हो और तकनीकी के साथ जुड़ करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ऑर्गेनिक वे में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी का क्षरण को रोकना हमारे लिए एक चुनौती भरा कार्य इस समय इसलिए दिखता है कि जाने अनजाने हमने बहुत सारे राज्यों में खाद के और केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड के बहुत ज़्यादा उपयोग किया। अब उसको धीरे धीरे नियंत्रित कर रहे हैं और इस समय इनोवेशन को, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है कि हम फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करें और हम ऐसे चीज़ों को कैसे बढ़ाएं जो हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन उसका इस तरीके से हम रिसर्च करके कि हमारे यहाँ वो सारे उत्पादन और वो अधिक उत्पादन कैसे हो, जो कई तो सारे चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी पर सरकार को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। गारंटी की बात जो सवाल ये है कि क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है, किसी एक का नहीं है कि हम और मैं यही कहूँगा कि उसको आप एकांगी में नहीं देख सकते, उसको समग्रता में देखना पड़ेगा और उसको इस रूप में देखना पड़ेगा कि सबकी बातें इस ढंग से आए और सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ें। जो बहुत क्योंकि कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं जिन विषयों को लेकर के वो भी मानते हैं कि ये शायद उतना दूरगामी लाभ देने वाला होगा कि या नहीं, खुद आशंका में रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के परिवेश का निर्माण हो जाता है कि उसमें वो फिर उससे पीछे नहीं हट पाते। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं और मैं पॉजिटिव वे में और प्रधानमंत्री हमेशा किसान को एक पिलर मानते हैं, एक ताकत मानते हैं और उसको हमें बहुत अच्छे ढंग से कैसे करना चाहिए इसके बारे में एक सोच रखते हैं। तो ये कोशिश बहुत तेज़ी से हुआ। अब आम किसान सीधे जुड़ा हुआ है सिस्टम के साथ कि सिस्टम का लाभ उसको सीधा डायरेक्ट कैसे मिले और दूसरा ये है
कि वो अपने जो मार्जिनल फार्मर्स है उसको अधिक कैसे लाभ मिले। कई सारे एक्सपर्ट का इस पे अलग-अलग ओपिनियन रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 12 लाख करोड़ का फिगर बार-बार कहा जाता है कि सरकार के ऊपर आएगा, तो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होगा सरकार के लिए उसको निभा पाना, और इसलिए ज़रूरी है कि ग्रेजुअली एमएसपी की गारंटी की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो आपको लगता है कि ग्रेजुअली बढ़ना सही है, या फिर गारंटी अगर दे दिया जाए तो उससे किसानों का भला होगा, जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं? देखिए, अभी पूरी चीज़ों को डिजिटल वे में दिखा दिया जा रहा है, एफपीओ हो रहा है, और कोशिश ये हो रहा है कि हर व्यक्ति ओपन तरीके से जुड़ करके उसको जहाँ ज़्यादा लाभ मिलता है उस तरीके से उसको करे। एमएसपी इसलिए तय की जाती है कि मिनिमम तरीके से उनको नुकसान ना हो, सरकार इसका ध्यान रखेगी। लेकिन इसके साथ-साथ वो इस बात को लेकर के कि वो ओपन तरीके से वो कहीं भी अपने इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ का मार्केट कर सकता है। चूँकि लोकसभा के बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होंगे 6-8 महीने के बाद। आप लोगों के ऊपर ये बार-बार आरोप लगाया जाता है, बीजेपी के ऊपर जो विपक्षी पार्टियाँ लगाती है, कि जो मजबूत पार्टी होती है उसके नेता को आप लोग जेल में डाल देते हो। अब जैसे हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया। तो लगता है कि जो ट्राइबल सेंटिमेंट है झारखंड में, वो उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? या फिर आप लोग करप्शन का प्लान, चूँकि बीजेपी कहती रही है कि भई जेएमएम के नेता करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा है, तो उससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि ट्राइबल के कॉस्ट पर यहाँ करप्शन होगा। ट्राइबल के कॉस्ट पर होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने की बात है। और ट्राइबल इसलिए नहीं चुनी है कि कोई आदमी सत्ता का दुरुपयोग करे। सत्ता का उपयोग कैसे हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए सबको काम करना चाहिए। जो बातें सतह पर आई है कि जिसको लेकर के उन्हें उसका जवाब देना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, उसके बारे में चीज़ों को सर्वसाधारण के सामने ये करना चाहिए कि ये जो बहुत सारे लैंड्स के मामले आए हैं, तो लैंड्स के मामले में जैसे यहाँ के जो ज़मीन के जो करैक्टर स्टेटस है और जो एक्ट में है उसके अनुसार क्या वो सही हुआ है? क्या वो सही हुआ है? और अगर सही नहीं हुआ है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक। दूसरा ये है कि इसको हथियार बनाने का क्यों कोशिश कर रहा है? जो लीगल मैटर है आप लीगल तरीके से बात करिए। आप इसको एक समुदाय के रूप में जोड़ करके देखना तो ठीक नहीं है। समुदाय तो करप्ट नहीं है। तो समुदाय के आड़ में ये बात कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और अब समय आ गया है जब झारखंड राज्य के मामले में इस तरीके से सोचा जाना चाहिए कि झारखंड निर्माण का औचित्य को लेकर के हम कितना संवेदनशील हैं। ये सारे मामले हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे। सवाल इस समय मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा या उस पर बात नहीं करूँगा, इसलिए कि पार्लियामेंट चुनाव देश का चुनाव है। देश की सरकार, देश के जो एक अपना क्रेडिबिलिटी है, वो किस तरीके से बढ़ी है, बढ़ रहा है या बनाए रखना है, और उसके बारे में जो सोच दुनिया भर में बदली है, या अर्थव्यवस्था जिस तरीके से आज व्यापक तरीके से पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे पोजीशन में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, तो ये सारी चीज़ें तो सबके सामने है, सतह पर है। और इन सारे चीज़ों को लेकर के आज ये फैसला कि देश में नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्ति जो 24/7 काम करने में विश्वास रखते हैं, व्यस्त रहते हैं,
और हर चीज़ को माइन्यूटली देख करके उसको एड्रेस करने का और उसको लेकर के संवेदनशील रहने का जो एक बड़ा दायित्व प्रधानमंत्री निभाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस देश में इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सब चुनाव में हैं। एक सवाल जो बार-बार अपोज़िशन पूछ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सारे अपोज़िशन के लीडर ने ये कहा कि जो बीजेपी बार-बार कह रही है 400 पार का जो नारा दे रही है, वो इसलिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिज़र्वेशन है, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये इसमें कोई गंभीरता है या सिर्फ़ हास्यास्पद स्टेटमेंट ये है कि वो सिर्फ़ डरा रहे हैं वो बैकवर्ड कम्युनिटी को? देखिए संविधान में संशोधन होता है, संविधान नहीं बदलता है। तो संविधान पीएम में ने तो यहाँ तक समय-समय कहा पर कि बाबा साहब भी अगर आ जाएँ तब भी संविधान नहीं बदला जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस तरह की बातों को कह कर के आप आज भी वैसे लोगों को एक सीमा के अंदर ही रखना चाहते हैं, एक ओपन फ्लोर पे आने नहीं देना चाहते हैं। एक ओपन फ्लोर पे लोग आए, बातचीत करें, सारी चीज़ों को, तो ये सिर्फ इस आड़ में कि संविधान बदल देंगे, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये मुद्दे से हट करके बात कर रहे हैं। देश के जो विकास के मुद्दे हैं, उसमें वो अपने को आकलन नहीं कर रहे हैं कि वो इतने वर्षों तक भारत के बारे में किस तरीके से उन्होंने क्या परिणाम आया और इन वर्षों में किस तरीके से परिणाम आ रहा है, तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस मुद्दे पर, वैसे विषयों पर कांग्रेस कभी संवेदनशील नहीं रही। उनका हमेशा यही विषय रहा कि कैसे करके वो इमोशनल वोट का उपयोग कर सकता है, इमोशनल तरीके से कैसे ये कर सकता है, लोगों को विभाजित करके कैसे वो रख सकता है, इसकी कोशिश उन्होंने ज़्यादा की है। अर्जुन जी, एक बीजेपी मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने कहा है और सरकार की प्रायोरिटी है, वो है यूसीसी लाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टर्म में वो यूसीसी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें ये आशंका है कि अगर यूसीसी लागू हो गया, तो उनके जो कस्टम हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, विवाह करने की पद्धति है, वो प्रभावित होगी। लेकिन कई वनवासी कल्याण आश्रम के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ट्राइबल को इससे बाहर रखा जाए। आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शन होना चाहिए? देखिए, सवाल यह है कि यूसीसी की को आप किस रूप में देखते हैं? यूसीसी यानी पूरे भारत का नज़रिया ऐसा होना चाहिए जहाँ एक राष्ट्रीयता को हम महत्व दें। कल्चरल, कस्टम्स, ये सारे सिस्टम जो करैक्टर बेस्ड है, जो करैक्टर बेस्ड कस्टम, कल्चर है ना, और जो चीज़ें चली आ रही है, वो प्रोटेक्टेड ऑलरेडी है और उस पर बिल्कुल किसी तरह का कोई विवाद का कारण ही नहीं है। वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कुछ लोग ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं किसी तरह का किसी कस्टमरी सिस्टम को, उसके कल्चर को या किसी ऐसे विषय को कहीं पर भी ये करने की जिसे कहा जाए कि बदलने की या इस तरह से उसको उस पर छेड़छाड़ करने की, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यही है कि एक बात, जैसे आप मान लीजिए कि आज आज एक कोई भी व्यक्ति जो भी ट्राइबल है, वो क्या इस बात से असहमत हो सकता है क्या? अपनी बेटा का विवाह का जो आयु, पहले के दिन में बाल विवाह होती थी, तो इसमें इतना ही है कि विवाह के मामले में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ये करिए और इन इस तरह की चीज़ों को आप खुद अपने
अंदर सुधार लेकर के आई, एक जागृति लाने के लिए है। खुद तो सेल्फ रेगुलेटरी है, वो खुद से सेल्फ रेगुलेटरी और आपके कस्टमरी कोई सिस्टम, छेड़छाड़ नहीं है। हमारे कस्टमरी सिस्टम इट्स ये बाई कैरेक्टर है ना, बाई कैरेक्टर है। तो उसको आप किसी तरीके से ये नहीं करते हो, कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इलाके हैं जो जहाँ पे आदिवासी हैं, उनको ये डर लगता है कि उनके यहाँ बहुविवाह की परंपरा है, तो उनको लगता है कि ये छेड़छाड़ हो जाएगा यूसीसी आने के बाद। ऐसा आपको लगता है कि उसमें छेड़छाड़ होगी या कोई उसमें छेड़छाड़? देखिए ये अवेयरनेस का मुद्दा है। जो कस्टमरी सिस्टम है वो अपने जगह पे अपना लागू रहेगा, और बाकी चीज़ें तो आज अवेयरनेस का सिस्टम है, अवेयरनेस का विषय है कि जो जितना जागरूक होगा उसको वो उस ढंग से ये करेगा। जो आपके आपके जो वे ऑफ लाइफ है उस पे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, उसकी सम्मान रखी जाएगी। वो हमारे मैनिफेस्टो में इस बात का कि आपके सारे जो जिसको कहा जाए कि परंपरागत ढंग से बनी हुई व्यवस्था है वो सभी का लागू रहे। आपने अटल जी आडवाणी जी के दौर में भी काम किया और अब मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो उस दौर में अटल जी आडवाणी जी थे पार्टी के सर्वे सर्वा। तो दोनों व्यक्तियों के काम करने के तरीके में क्या आपको अंतर लगता है? एक व्यक्ति जो है वर्कोहलिक हैं, 24 घंटे काम करते हैं। अटल जी आडवाणी जी बार बार ये कहते थे कि ये पार्टी विद द डिफरेंस है। आपको दोनों के काम करने के तरीके में क्या अंतर लगता है? देखिए काम करने में मेहनती है, और यदि अटल जी के आडवाणी जी की बात करें तो अटल जी आडवाणी जी मूल्यों पर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मूल्यों पर वैसा ही थे जैसे आज मोदी जी हैं। तो वो तो अपने जगह पे है, लेकिन समय का जो बदलाव है, आज के जो चैलेंजेस हैं, आज के जो ग्लोबल चैलेंज हो या नेशनल लेवल पे जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उस समय में थोड़ी परिस्थिति अलग तरीके से रही, अभी परिस्थिति थोड़ी अलग तरीके से है। लेकिन उस समय भी धारा 370 की बात हुई कि धारा 370 के कारण जो नुकसान जम्मू एंड कश्मीर को हो रहा है, देश में एक अलग ये देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको एड्रेस करना चाहिए। और आज झारखंड भी आप देख रहे हैं तो उसी का परिणाम है बिल्कुल। तो कि एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अटल जी आडवाणी जी अपने मूल्यों के प्रति स्ट्रिक्ट थे, पार्टी के जो ओरिजिनल कैडर है उसको लेके बड़े स्ट्रिक्ट थे। अब जो पार्टी में इतने सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, कांग्रेस से, दूसरी पार्टियों से, तो पार्टी का एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है कि दूसरे लोग आएंगे तो पार्टी एक्सपैंड करेगी। लेकिन जो ओरिजिनल कैडर है वो आपको लगता है कि उसमें थोड़ी सी निराशा हो जाती है? देखिए यह देश बहुत बड़ा है और देश में साथ में चले और इस बात का ध्यान रखे कि राष्ट्र प्रथम के साथ हम काम करने के लिए और जो मूल्य है उसको ध्यान में रखते हुए देश को आगे बढ़ाएं तो सबका स्वागत है। पर सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र हित के लिए हमें काम करना है। इस उद्देश्य के साथ व्यापकता में कैसे काम हो इसका ध्यान रखा जाता है। एक अंतिम सवाल कि मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो बने हैं उनमें से नरसिम्हा राव भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अटल जी के पास भी कुछ समय तक पोर्टफोलियो था। तो कई सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन गए, कई सारे लोग स्पीकर भी बने हैं, बलराम जाखड़, कई सारे ऐसे लोग हैं। तो अर्जुन मुंडा अपने को आगे कहाँ पाते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी जीवन में और किसी बड़े पद पे जाना बाकी है? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ, किसी पद के नाते काम नहीं करता हूँ। पद का दायित्व जो होता है उसको करता हूँ। तो पद के दायित्व के नाते भारतीय जनता पार्टी
मैं गौरव महसूस करूँगा जब कार्यकर्ता के नाते काम करूँगा, और आपका और वही काम कर रहा हूँ। जो पद मिल जाए उससे नहीं, पद के पीछे जाना ही नहीं है, हम्म, पद के पीछे जाने का क्या है, कार्यकर्ता का अपना दायित्व है, और कार्यकर्ता के दायित्व के नाते कोई पद पे रहे तभी होगा काम, ऐसा नहीं है। पद पे न रहते हुए भी विचारों की परिपक्वता से हम बहुत सारे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और आजकल आपका गोल्फ खेलने वाला काम होता है, या ये सब नहीं, अभी मिनिस्ट्री में आप कब चुके हैं कि अब टाइम नहीं मिलता गोल्फ खेलने नहीं, के लिए? नहीं, वो कभी कभार। कभी कभार फिजिकली फिट आप रखते हैं कभी कभार। आओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी का हमसे बात करने के लिए। और वो देख रहे हैं कि किस तरह से 2019 और 2024 का जो चुनाव है वो एक अलग तरह का चुनाव है। देश में एक नया माहौल बना है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक नेशनलिस्ट मूवमेंट एक तरह की शुरुआत हुई है, और इन सब का फ़ायदा बीजेपी को चुनाव में देखने को मिलेगा। शंकर अनिमेष, द प्रिंट।